नमस्कार दर्शकों, मैं सलोनी दायमा और आप सब लोग मेरे साथ खबरों की गूंज देख रहे हैं। आज हमारे चैनल में हमारे साथ बड़े ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आज हमारे चैनल में एक ऐसे व्यक्ति जुड़े हुए हैं जिनके बिना हम हमारे शहर में सुरक्षा और शांति की व्यवस्था सोच भी नहीं सकते हैं, जिनके वजह से हम बिना किसी से डरे पूरे शहर में महफूज रह पाते हैं और जिनकी मेहनत से हम सुरक्षित हो पाते हैं। आज हमारे साथ छत्रपति संभाजी नगर के जोन 2 के डीसीपी नवनीत कुमार कामत सर जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि सर की पोस्टिंग को छत्रपति संभाजी नगर में हुए 1 साल भी नहीं हुआ है अभी, लेकिन उससे कम समय में सर ने इस शहर में बहुत सारे बदलाव भी लाए हैं। सर, हम हमारे पॉडकास्ट की तरफ बढ़ते हैं। आपकी जो एजुकेशनल जर्नी है वो बड़ी दिलचस्प है। जैसे कि पहले आपने आर्मी स्कूल किया, फिर आईआईटी नीट जेईई क्रैक की, फिर आईआईटी में गए और उसके बाद आपने यूपीएससी किया। तो ये आपकी जर्नी में इतने सारे चेंजेस कैसे हुए, आप बता सकते हैं हमें? एक्चुअली मेरा जो स्टार्टिंग स्कूलिंग हुई है वो सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से की थी मैंने, राजस्थान में। सैनिक स्कूल के स्कूलिंग के टाइम पे मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मेरे को सिविल सर्विसेज में जाना है। एंड देन उस समय मैं काफ़ी एवरेज स्टूडेंट था 9th तक। 10th स्टैंडर्ड में आने के बाद मेरे पिताजी ने मेरे को टारगेट दिया था कि तुम अपनी 10th बोर्ड में 80% से ऊपर मार्क्स लेके आओ और तब तुम्हारे को हम आईआईटी की तैयारी करने का मौका देंगे। उस 10th स्टैंडर्ड में काफ़ी पढ़ाई की मैंने एंड फॉर्चुनेटली इतनी मेहनत के बाद भगवान की दुआ से 87% मेरे उस समय आए थे। एंड देन वो परसेंटेज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो 10th स्टैंडर्ड में जो मेरे को कॉन्फिडेंस मिला था वो मेरे को आज भी हेल्प करता है। बिकॉज मेरे जैसा एक एवरेज स्टूडेंट अगर एक स्कूल टॉप कर सकता है तो फिर हर कोई इंसान अपनी जो भी इच्छाएं वो पूरी कर सकता है। 10th स्टैंडर्ड के बाद फिर मैंने 11th 12th सैनिक स्कूल से ही किया। 12th के बाद वहीं से ही मेरा आईआईटी रुड़की में एडमिशन हो गया था। जब मैं सैनिक स्कूल में था तो मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए ट्राई किया था, तो वहाँ पे मेरा एग्ज़ाम निकल गया था, बट जो इंटरव्यू है उसमें मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था। उस समय काफ़ी डिमोटिवेटिंग था मेरे लिए कि मैं डिफेंस नहीं जा पाया, बिकॉज सैनिक स्कूल में हमारा सबका टारगेट होता है कि हमारे को एनडीए में जाना होता है, बट भगवान ने कुछ और ही लिखा था मेरे लिए। तो जब मेरा एनडीए में नहीं हुआ उसके बाद पैरेलली मेरा उसी साल आईआईटी रुड़की में एडमिशन हो गया था। आईआईटी रुड़की के 4 साल में भी मेरा सिविल सर्विसेज का कोई प्लान नहीं था। आईआईटी में रह के हम दुनिया भर की कंपनीज में देखते हैं हमारे सीनियर्स को काम करते हुए, कोई फॉरेन में होता है, कोई इंडिया में होता है, कोई हैदराबाद, बेंगलुरु, तो उनको देख के हमारे को ज़्यादा मोटिवेशन मिलता था। सिविल सर्विसेज का मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। हाँ, मेरे पापा मेरे को बोला करते थे कि बेटा आपको सिविल सर्विसेज में जाना है, बट वो जितना मुझे बोलते थे उतना मेरे को बुरा लगता था क्योंकि मेरा वहाँ पे एम ही नहीं था। तो इसीलिए मैंने आईआईटी खत्म करते ही मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मेरा पहला प्लेसमेंट लगा। मेरी कंपनी का नाम था सम टोटल सिस्टम्स और उसकी लोकेशन थी हैदराबाद। वहाँ जाके एक्चुअली मेरे को रियलाइज हुआ कि दिस प्लेस इज नॉट द वन फॉर मी। तो 1 साल जब मैंने वहाँ काम किया तो मैंने एहसास किया कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, उस चीज़ से मेरे देश को क्या बेनिफिट हो रहा है, मैं देश के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। बिकॉज एक यूएस बेस्ड कंपनी के लिए जो भी हमारे कस्टमर्स हैं सब फॉरेनर्स हैं, उन लोगों के हिसाब से टीम शेड्यूल विजिट करना, उन लोगों के हिसाब से टीम मीटिंग करना, रात रात मीटिंग होना, तो मेरे को ग्रेजुअली वो खटकने लगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्यों मैं ये काम मेरे देश के लिए नहीं कर सकता, मैं उनके लिए क्यों करूँ। इसलिए मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के आखिरी टेन्योर में, आखिरी 6 महीने में मेरे को एहसास हुआ कि मैं शायद इसके लिए नहीं बना हूँ। इसलिए 1 साल के बाद मैंने उसको रिजाइन किया। तब मेरे सैनिक स्कूल की जो सीख थी, उन्होंने मेरे को जो देशभक्ति का जो मेरे अंदर पंप किया था, मेरे पापा की जो बातें थी, और अब तक मैं थोड़ा सा एजुकेटेड भी हो चुका था, सब मेरे को देश वेश में क्या चलता है वो समझ में आने लग गया था। तब मुझे लगा कि मेरे को सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए। अब सिविल सर्विसेज की जो जर्नी है वो बहुत ही टफ होती है। 13-14 लाख से भी ज़्यादा लोग इसमें एग्ज़ाम देते हैं, और मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है कोई भी उसमें सिविल सर्विसेज में नहीं था, तो मैं थोड़ा अनसिक्योर्ड था कि आई नो कि मैं कर सकता हूँ, बट मेरे को इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं 100% कर लूँगा क्या, इन केस मैं नहीं कर पाया तो क्या। तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आने लगी। तो इसलिए मैंने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज IES, जो कि यूपीएससी ही कंडक्ट कराती है, वो एग्जामिनेशन को मैंने बैकअप रखा कि मेरा इन केस सिविल सर्विसेज में नहीं होता है तो एटलीस्ट मेरे पास एक अच्छी गवर्नमेंट ग्रुप ए सर्विस का मेरे पास रहेगा जहाँ पे मैं इक्वली देश के लिए अच्छा कर सकता हूँ। और साथ ही साथ मैंने सिविल सर्विसेज की भी तैयारी की। तो उसमें मेरा इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में पहले ही अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया था, और मेरे को इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स IRSEE वो मेरे को उन्होंने नॉमिनेट किया था
ओके। फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा सिविल सर्विसेज में नहीं हुआ था, ओके। बट जब तक इंडियन रेलवेज की ज्वाइनिंग आती मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट सिविल सर्विसेज का दे दिया था। जी। और रेलवेज ज्वाइन करने के बाद मेंस का रिजल्ट आया, प्रीलिम्स इंटरव्यू का रिजल्ट आया, एंड देन फाइनली मैं सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हो गया। बट मेरे को सर्विस मिली थी इंडियन रेवेन्यू सर्विस। ओके। बट मेरा जो एम था वो आईएएस या फिर आईपीएस में जाने का था, बिकॉज मेरे को सोसाइटी के बीच में रह के काम करना था। तो मैंने आईआरएस ज्वाइन करने से पहले फिर मैंने एक और अटेम्प्ट दे दिया था। तो आईआरएस ज्वाइन कर ली थी, इस अटेम्प्ट का रिजल्ट आया, इंटरव्यू हुआ, एंड देन फाइनली मेरा आईपीएस में सिलेक्शन हो गया। तो जिस तरीके से मैंने प्लान किया था कि एक एग्जाम को बैकअप बना के बाकी एग्जाम जो मेन मेरा टारगेट है उसकी तैयारी करता रहूं, तो उसका मेरे को सक्सेस मिला। सर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो अपनी डिग्री कर कर डायरेक्टली यूपीएससी के लिए जाते हैं, जैसे आपके पास एक बैकअप ऑप्शन था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास नहीं होता है, तो आप उनको क्या मोटिवेट करेंगे? देखिए, बैकअप ऑप्शन हर किसी इंसान की, हर एक यूपीएससी जिसने भी क्लियर किया है, हर किसी की जर्नी अलग होती है। इसमें कोई क्लियर कट फॉर्मूला नहीं होता कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है जो चीज़ मेरे लिए वर्क की हो सकता है किसी और के लिए वर्क ना करे, बट हाँ, आपको आपका टैलेंट, आपका तजुर्बा, आप में कितना कैलिबर है, आप में कितना एक पेशेंस है कि एग्जाम मेरा नहीं होगा तो मैं कब तक लड़ सकता हूँ, हाँ। वो सब सोच के आपको डिसाइड करना चाहिए। बैकअप हर एक इंसान के पास होता है। इंडियन गवर्नमेंट में बहुत सारे एग्जाम्स हैं, जैसे यूपीएससी और भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, सीएपीएफ कंडक्ट कराती है। मेरे काफ़ी सारे दोस्त आरबीआई के भी उन्होंने एग्जाम दे थे। जो आईआईटी के दोस्त थे वो इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाते थे। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज होती हैं, सॉफ्टवेयर सेक्टर में जा सकते हो। बैंक में काफ़ी लोग अपीयर करते थे, काफ़ी लोग एसएससी में अपीयर करते थे। अगेन, हर इंसान को अपनी क्षमता के हिसाब से, अपने पेशेंस के हिसाब से, क्योंकि इसमें पेशेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जिनका 5th अटेम्प्ट में, 6th अटेम्प्ट में भी जाके हुआ है, और उसने 5 अटेम्प्ट में उन्होंने सिर्फ एग्जाम पे ही फोकस किया था, कोई बैकअप नहीं ढूंढा था। तो इसलिए कोई क्लियर कट इसमें ऐसा कहना कि यही एक फॉर्मूला है वो गलत होगा। बट हाँ, ये है कि आपका पेशेंस के हिसाब से आप डिसाइड करो। जैसे मेरा था एग्जाम देने से पहले ही कि मैं सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट दूंगा। 2 अटेम्प्ट में मेरा होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो मैं वापस सॉफ्टवेयर सेक्टर में चला जाऊंगा। बाय गॉड्स ग्रेस मेरा दूसरे अटेम्प्ट में आईआरएस में हो गया था, तो मेरे लिए प्लान सक्सेसफुल हो गया। बट आई कैन नॉट गारंटी कि ये प्लान हर किसी के लिए सक्सेसफुल हो, तो इसलिए हर इंसान को अपनी क्षमता के हिसाब से डिसाइड करना चाहिए। सर आप फील्ड पे जैसे काम करते हैं, तो हमारे भारत में बहुत सारी समस्याएं हैं, चाहे वो रूरल समस्या हो या वुमेन्स के लिए समस्या हो, तो आपको क्या लगता है इन सारी समस्याओं की जो जड़ है, जो बेस है, ये मेन प्रॉब्लम क्या है? देखिए, समस्याएं अपना भारत ही नहीं पूरे विश्व में अलग अलग प्रकार की समस्याएं होती हैं। भारत में जो समस्याएं हैं, चाहे महिलाओं के हिसाब से हो, चाहे आपका क्राइम के हिसाब से हो, चाहे आपका ट्रैफिक के हिसाब से हो, सभी समस्याओं का मैं इकलौता एक, अगर आप रामबाण बोलेंगे कि इसका क्या है, किस किस चीज़ से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो वो है एजुकेशन। जी। जब हम लोगों को प्रॉपर एजुकेशन देंगे, प्रॉपर वैल्यू सिस्टम उनका डेवलप होगा। मैं आपको सिंगापुर का एग्जांपल देता हूँ। सिंगापुर में हमारे आईपीएस ट्रेनिंग के दौरान हमारे को सिंगापुर विजिट पे लेके गए थे। रात के 4 बजे जब मैं मेरे होटल से नीचे झांक रहा था एक रोड पे, तो पूरी रोड सुनसान थी, जो कि भारत में भी होती है रात के टाइम पे। उस पूरी रोड में एक चौराहे पे रेड लाइट थी, और वहां से मैं इकलौती गाड़ी आते हुए देख रहा था। सब रोड्स वेकेंट थी, वो कहीं पे भी जा सकता था, बट वो रेड लाइट देख के वहां पे रुके। वो दिखाता है कि आपका वैल्यू सिस्टम क्या है, आप कितने डिसिप्लिन्ड हो। तो हमारे को एजुकेशन का इस्तेमाल करके हमारे को हम सभी को डिसिप्लिन होना पड़ेगा, हम सभी को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा कि पुलिस रोड पे हो या ना हो, हमें ट्रैफिक रूल फॉलो करना है। पुलिस दिखे चाहे ना दिखे, हमें महिलाओं की इज्जत करनी है। पुलिस दिखे चाहे ना दिखे, आपको बदमाशी नहीं करनी है। वो थॉट जब तक हमारे अंदर से नहीं आएगा, तब तक हमारे को ये प्रॉब्लम्स परेशान करते रहेंगे। तो हमारे को एजुकेशन का इस्तेमाल करके हम सभी में, वो भले ही फैमिली हो, वो भले ही स्कूल्स हो, वो भले ही हमारा गवर्नमेंट सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम, प्रॉपर एजुकेशन एंड प्रॉपर रीबिल्डिंग द वैल्यू सिस्टम, उससे हम हमारा क्राइम बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा देश बहुत ही अच्छा है कि हमारे बहुत सारे संस्कार ऐसे हैं जो कि बाकी किसी भी विश्व में नहीं है। हम बहुत सारी जगह हम आगे हैं, बट अगेन अच्छी और संस्कारों से हम डेफिनेटली क्राइम पे कंट्रोल ला सकते हैं। सर जैसे आपने अभी बोला कि एजुकेशन इज द सॉल्यूशन फॉर ऑल दिस, लेकिन इसका जो मतलब एक प्रॉब्लम है, जो बेसिक प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में, एक प्रॉब्लम की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो आपको क्या लगता है वो प्रॉब्लम क्या है? ऐसे एक बेसिक कहना तो मुश्किल होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारे। पॉवर्टी है, लैक ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ बेसिक एमिनिटीज़ हैं,
उसके बाद सोशल मीडिया आजकल लोगों को अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है, उसमें आप गलत लोगों को फॉलो करते हो एंड देन लाइक देयर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। एक प्रॉब्लम कहना तो मुश्किल होगा और वो प्रॉब्लम सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं, अब विश्व में हर जगह है। तो अगेन उस पे हमारे को पुलिस तो सिर्फ एक हिस्सा है उसका, ये तो गवर्नमेंट लेवल की बातें हैं जो वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट हमारे बहुत सारे उसमें स्टेप्स ले रही है जिसका हमारे को रिजल्ट मिल रहा है। ओके। आजकल के जो युवा युवती वगैरह है उनको ऐसा लगता है कि नशा करना इज वेरी कूल, उनको ऐसा कूल लगता है ये चीज़ें, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? एग्जैक्टली जैसा कि मैंने कहा, एजुकेशन, आपका वैल्यू सिस्टम, एजुकेशन इज ए वेरी बिग टॉपिक, उसमें वैल्यू सिस्टम भी एक है। अगर आप नशा को अगर आप कूल समझते हैं, इट मीन्स आपका वैल्यू सिस्टम वीक है, बिकॉज उस गलत वैल्यू के कारण आप क्राइम करते हैं, उस गलत वैल्यू के कारण आप महिला से छेड़छाड़ करते हैं, उस गलत वैल्यू सिस्टम के कारण आप किसी का मर्डर करते हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर करते हैं। तो मैं सभी लोगों को ये कहना चाहूँगा, जितने भी लोग ये मेरी बात सुन रहे हैं, कि आप अपना वैल्यू सिस्टम को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि उस वैल्यू सिस्टम से क्या आप अपने लिए अच्छा कर रहे हैं, क्या आप अपने देशवासियों के लिए अच्छा कर रहे हैं, क्या आप अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी गलत संस्कार को अगर हम अपनाएंगे तो अल्टीमेटली नुकसान एट द एंड आपका, आपके परिवार का और हमारे देश का होगा। तो हमारे को ये सोचना होगा कि कौन सा संस्कार हमारे लिए अच्छा है और हमारे देश के लिए अच्छा है। सर मैंने सुना है कि आपने धाराशिव में भी और संभाजीनगर में भी ड्रग रैकेट्स को पकड़ा है, ड्रग ट्रेडर्स को पकड़ा है, लेकिन जब आप इन लोगों की चेन वगैरह आपने जब पकड़ी तो आपको कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और इनकी चेन जो है वो कितनी बड़ी होती है ड्रग ट्रेडर्स की? मैं ड्रग का, जैसे मैंने मेरे प्रीवियस अभी तक की जो पोस्टिंग है, सबसे बड़ा मैंने ड्रग की जो रेड की थी वो लोनावला में की थी, जिसमें मैंने अराउंड 600 किलोग्राम गांजा मैंने रिकवर किया था। उसका जब मैं बैक इन्वेस्टिगेशन करते गया तो वो गांजा का जो सोर्स था, जहाँ से बेचा गया था, वो बेसिकली नक्सल एरिया ऑफ छत्तीसगढ़ का था। तो वहाँ से वो गांजा आया था। तो उसका ट्रेल अगर हम देखते हैं तो नक्सल एरिया से ही निकल के वहाँ तक आता है। अगेन ऑब्वियसली नक्सल एरिया से अगर वो बेचा जा रहा है तो देन मनी फ्लो वहाँ पे हो रहा है। एंड देन जो नक्सलिज्म का हमारा जो टॉपिक भारत में होता है कि फंड कहाँ से आता है, तो दिस इज वन ऑफ द सोर्स जहाँ से फंड आता है। तो हम तो सिर्फ कंजम्पशन वाले एरिया में हैं, आपका संभाजीनगर शहर की बात कर रहे हैं या धाराशिव की बात करें, हम कंजम्पशन एरिया है। ड्रग का जो सोर्स है, अलग अलग ड्रग के हिसाब से सोर्स आपका वेरी होता रहता है। गांजा मोस्टली इट्स बेसिकली ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, नक्सल एरिया से वहाँ से गांजा निकलता है। एंड देन आपके अलग अलग तरीके के जो ड्रग्स हैं, कुछ पंजाब में, कुछ अपने आउट ऑफ इंडिया से भी आते हैं। तो इन सब की चेन बहुत ही लंबी है। हम लोग नॉर्मली रिसीविंग एंड पे हैं, बट जो सप्लाइंग एंड है वो बहुत ही दूर है यहाँ से। सर मतलब हमारे कंट्री में ऐसे अभी भी बहुत लोगों की थिंकिंग ऐसी है कि औरतें जो है मुश्किल कंडीशंस को हैंडल नहीं कर पाती है, ऐसे जो प्रोफेशन है जैसे आईएएस हो जाए, आईपीएस हो जाए, वो वहाँ तक नहीं जा सकते। तो आप इन लोगों को और इन महिलाओं को कैसे प्रेरित करेंगे सिविल सर्विस में आने के लिए? ये जो भी जिसकी भी ऐसी सोच है वो बिल्कुल ही गलत सोच है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि ऑफिसर्स हैं, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईआरएस ऑफिसर, और उन्होंने बहुत ही एक्सेप्शनल काम देश के लिए किया है। इनफैक्ट आई वुड से कि दोनों ही महिला पुरुष अच्छे से काम करते हैं, बट महिलाओं का अगर हम देखते हैं तो बचपन से जो ग्रूमिंग होती है, जो मल्टीपल वेराइटी ऑफ बर्डन्स वो हैंडल करती हैं, तो उनके लिए ये सिविल सर्विसेज में आके काम करना, इनफैक्ट इट्स बेटर टू आवर कंट्री, क्योंकि वो मल्टीटास्किंग होती हैं। बचपन में घर संभालना भी आता है, घर भी देखते हैं, एंड देन जॉब में भी एक्सेप्शनली वर्क करते हैं। तो जिसकी भी ऐसी थॉट है, आप उस थॉट को निकाल दीजिए, बिकॉज ये सेक्टर, आपका सिविल सर्विसेज ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अपने देश के लिए काम कर सकते हैं। आप जो चाहें, आप जो आपको टास्क दी गई है उसके हिसाब से आप अच्छा परफॉर्म करके दिखा सकते हैं। एंड मेरा ऐसा मानना है, महिला पुरुष से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका एटीट्यूड, आपका एप्टीट्यूड, आपका वैल्यू सिस्टम, इससे फर्क पड़ता है कि आप कितना अच्छा परफॉर्म करेंगे। एंड देन आपने अगर ये सब पॉजिटिव रखा तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। सर एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारा डेमोक्रेसी का एक पिलर है, लेकिन जब कोलकाता रेप केस, बदलापुर केस, मराठा आंदोलन और मणिपुर वायलेंस ऐसे केस आपके सामने आते हैं और इसके साथ ही आप पर बहुत सारा पॉलिटिकल प्रेशर भी आता है, तो ये सारी कंडीशंस को आपको ट्रेनिंग के दौरान हैंडल करना, ये कैसे सिखाया जाता है उस टाइम? नहीं, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ पुलिसिंग है। हमारे को ट्रेनिंग में प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ पुलिसिंग ना सिखाते हुए हमें थियोरेटिकल पार्ट सिखाया जाता है। जब आप फील्ड पुलिसिंग में पहुंच जाते हैं और आपको इन चैलेंजेस को सामना करना पड़ता है, तब आप सीखते हैं कि इसको आपको कैसा करना है। कोई भी क्राइम होता है वो हमारा सोसाइटी का जो इनर फैब्रिक है, सोसाइटी जिस तरीके से बनी हुई है, उस सोसाइटी से ही क्राइम निकल के आता है। पुलिस का काम होता है कि उसका डिटेक्ट करना, उसको इन्वेस्टिगेट करना, उसको प्रिवेंट करना।
जो भी ये चैलेंजेस आते हैं हमारे, जैसे आप मराठा इसके लिए आप बात करते हैं, कोलकाता इंसिडेंट के लिए बात करते हैं, बदलापुर के लिए बात करते हैं, दैट्स बेसिकली एक सोसाइटी में जो क्राइम हुआ है उसका है, वो लोगों का रोष है, वो लोगों का गुस्सा है कि ये क्राइम हमारे समाज में क्यों हो रहा है। अगेन मैं आपको जो बता रहा हूँ कि हमारा वैल्यू सिस्टम उस चीज को मना कर रहा है कि ये हमें नहीं चाहिए, अब हम इन चीजों को टॉलरेट नहीं करेंगे, उसी चीज की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो लोगों का गुस्सा पुलिस के खिलाफ नहीं है, वो लोगों का गुस्सा एक पूरा सोसाइटी में जो एक गलत माइंडसेट है उसके खिलाफ है। तो उस चीज में हम लोगों को बहुत ही शांति से हम उनको सुनते हैं, क्योंकि वो गुस्सा जायज है। किसी को भी अगर ऐसा हुआ है तो गुस्सा जायज है, तो एज ए पुलिस डिपार्टमेंट हम उसको सुनते हैं, हम कोशिश करते हैं कि कानून के दायरे में रहते हुए हम उनको कितनी हेल्प कर सकें। और अल्टीमेटली बिकॉज हम डेमोक्रेसी में हैं, भारत के संविधान इतना सुंदर बना हुआ है जिसमें हमारे को आर्टिकल 19 मिला हुआ है जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। तो ये सभी बेसिकली लोगों का एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एक वन ऑफ द टाइप है जहाँ पे वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। जी सर, जो पुलिस का सिस्टम है और ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल लोग होते हैं जो दे डू नॉट रिस्पेक्ट जो आप जो काम करते हैं, आप उनको अगर रोक लेते हैं कहीं पे, तो बहुत सारे पॉलिटिकल लोग होते हैं वो आपको रिस्पेक्ट नहीं देते, आपकी सुनती नहीं है। तो इस टाइम पे हाउ डू यू हैंडल दैट? नहीं, ऐसा कहना कि पॉलिटिकल लीडर सुनते नहीं है वो गलत रहेगा, बिकॉज पॉलिटिकल लीडर्स अल्टीमेटली हम ही लोग उन्हें चूज करते हैं। पॉइंट ये है कि आपको जो नियम कायदे हैं वो हमें हमारे पॉलिटिशियंस को या फिर हमारे वरिष्ठों को समझाना होता है कि इसमें क्या लीगलिटी है क्या नहीं है। एंड देन जब आप किसी लीगल चीज के लिए, लॉ सबके लिए सेम है, रूल ऑफ लॉ है हमारे भारत में, आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सभी लोग हम नियम के सामने सेम है। और मैंने अभी तक फॉर्चुनेटली अपने जितने भी करियर में मैंने बहुत अच्छे अच्छे पॉलिटिशियंस देखे हैं जो कि इस चीज़ को रिस्पेक्ट करते हैं, और उनको अगर हम समझाएं, बिकॉज हर किसी का समझने का जो एक है वो अलग अलग होता है, उनको हम समझाते हैं तो उसको समझते हैं और उसकी इज्जत करते हैं। अल्टीमेटली पॉलिटिशियंस एक डेमोक्रेसी का हिस्सा है और वही हमारे देश को चलाते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब से लेके नीचे हमारा जितने भी MLAs MP हैं, अल्टीमेटली वो हमारे पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी हैं। तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा कि वो फोर्स करते हैं या कुछ और करते हैं। ओके सर, सर अभी आपने रिसेंटली 27 जून 2024 को एक ऑनलाइन कंप्लेंट सिस्टम लाई थी जिससे कि घर बैठे बैठे भी हम कंप्लेंट लॉन्च करते हैं, तो उसको आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला था यहाँ के लोगों से। तो आप लोगों का एक रिव्यू हमें बताएं और आपने ये सिस्टम कैसे लाई वो भी। देखिए, सिस्टम लाने के लिए मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहली जॉब मेरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। तो एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुझे काफ़ी सारी कोडिंग खुद ही आती है क्योंकि मैंने 1 साल उसी पे काम किया था। मैंने एहसास किया धीरे धीरे कि काफ़ी सारे लोग हमारे पुलिस स्टेशन में अगर कुछ चीज़ उनकी सुनाई नहीं जा रही है, पुलिस स्टेशन में वो किसी चीज़ से परेशान है, तो उन्हें ACP से मिलने के लिए वेट करना पड़ता है, DCP से मिलने के लिए वेट करना पड़ता है, DCP से अगर सेटिस्फाइड ना हो तो CP से मिलने के लिए वेट करना पड़ता है। तो जो वेटिंग मैकेनिज्म है हमारे कंप्लेंट्स का वो बहुत ज़्यादा है। और उसके अलावा बहुत सारे कंप्लेंट्स ऐसे होते हैं कि जो डर के मारे, घबराने के मारे वो आ नहीं सकते। मैं भी जब छोटा था और जब मैं पुलिस में नहीं था, इनफैक्ट तब मुझे भी पुलिस से डर लगता था कि मैं किसी से कैसे अप्रोच हूँ। पुलिस स्टेशन तो बहुत दूर की बात, मेरे को किसी कांस्टेबल से या फिर ट्रैफिक पुलिस से बात करने में घबराहट होती थी। तो ये बैठे बैठे ही मेरे को थॉट आया कि क्यों ना हम लोगों को एक ईजी मैकेनिज्म दे दे जहाँ पर वो अपनी बात हम तक पहुँचा सकें। तो ये QR कोड डिज़ाइन करके मैंने वहाँ पे रखा और उसके सारे फीडबैक्स मेरे सामने ऑनलाइन आते हैं। बहुत सुंदर सुंदर लोगों ने फीडबैक दिए, जैसे किसी का पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए वो आते हैं तो बोलते हैं इतना फास्ट हमने प्रोसीजर कहीं देखा ही नहीं। आए और इतने पोलाइटली हमसे पुलिस स्टेशन के लोगों ने बात किया। किसी की गाड़ी चोरी हो गई तो वो फीडबैक देते हैं कि बहुत जल्दी पुलिस स्टेशन ने उस गाड़ी को ढूंढा और उस पर एक्शन लिया। अगर नेगेटिव भी होता है, कभी कभार लोग बोलते हैं कि मैं 4 घंटे से बैठा हुआ हूँ, मेरी कंप्लेंट ही नहीं ले जा रही। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो नॉर्मल कोर्स में DCP लेवल के ऑफिसर तक पहुँचती ही नहीं है, तो एक हमने जरिया दिया है लोगों को जिससे वो स्कैन करके हम तक पहुंचा सकते हैं। अब ये QR कोड्स हमने ना सिर्फ पुलिस स्टेशन में बल्कि हमने स्कूल्स, कॉलेजेस, बस स्टैंड, प्रोजोन मॉल, हर जगह पे हमने लगाए हैं ताकि कोई भी इंसान जहाँ पे दिखे और उसको लगता है कि पुलिस को कुछ बात पहुंचानी है तो वो स्कैन करके हम तक पहुंचा सके। उसके बाद मैंने उस QR कोड को ना सिर्फ लगाया, मैंने प्रॉमिस किया है लोगों से कि 24 घंटे के अंदर DCP ऑफिस खुद आपसे बात करेगा। अगर आपने नेगेटिव लिखा है तो, पॉजिटिव लिखा है तो वेरी गुड, थैंक यू, बट अगर नेगेटिव लिखा है, किसी चीज से आप परेशान हैं तो हम आपसे बात करेंगे। तो ऐसा कहीं नहीं होता है कि गवर्नमेंट आपसे आके प्रोएक्टिवली बात कर रही है, तो वो हम धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम आपसे बात करने वाले हैं कि आपको क्या परेशानी है,
अगर आपकी परेशानी जेन्युइन है तो डेफिनेटली हम उसको 24 आवर्स के अंदर उसको सॉल्व करेंगे। सर आपसे पहले भी मैंने कई लोगों से बात की इस पर, तो उन लोगों का ऐसे ही कहना था कि ते मतलब वो ऐसे बोल रहे थे खूप इझी होऊन जातं ते आम्हाला, हमको बहुत हेल्प हो रही है उस चीज़ की एंड सम ऑफ वर लाइक हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो आप लाइक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में कैसे हाँ यस, ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टाग्राम के थ्रू हमारे सिटी पुलिस के इंस्टा फेसबुक हैंडल्स पे हमने शेयर किया है, मीडिया के थ्रू हमने शेयर किया है एंड जहाँ जहाँ पे हम जाते हैं सबको बताते हैं कि इसका इस्तेमाल करो, बिकॉज उसमें ऐसा कुछ है नहीं कि आपको कुछ रॉकेट साइंस करना है। वो एक फ़ोटो है, वो फ़ोटो आपके फ़ोन में रह सकती है, वो QR कोड किसी के भी फ़ोन में रह सकता है, आपको इनफैक्ट पुलिस स्टेशन जाने की भी जरूरत नहीं। जिसके पास भी फ़ोन है, QR कोड है, आप उसे स्कैन कीजिए, हमारे तक भेज दीजिए। तो सभी लोग हमारे देश अपने शहरवासी जिन जो जो भी ये मैसेज देख रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। हम आपकी कंप्लेंट सुनना चाहते हैं, हम आपकी दिक्कतें सुनना चाहते हैं, ताकि हम उसको सुधारें और आपकी लाइफ और बेहतर बना सकें। ओके सर ऐसा बहुत लोग कहते हैं कि पुलिस वालों से ना दोस्ती अच्छी होती है ना दुश्मनी, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, पुलिस वालों से दोस्ती दुश्मनी अच्छी नहीं होती, दोस्ती तो डेफिनेटली अच्छी होती है। पुलिस अल्टीमेटली आप लोगों के लिए ही है, पुलिस शहरवासियों के लिए ही है। आपको जो जो परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, जहाँ पे पुलिस मदद कर सकती है, आपको आना चाहिए। पुलिस स्टेशन लेवल पे नहीं सुना जा रहा तो आपको मेरे पास आना चाहिए, QR कोड का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मेरे पास नहीं आना है तो आई विल टेक एक्शन इनटू इट। आपका जो भी सजेशन है उसको हम देखेंगे। और पुलिस अल्टीमेटली आपकी ही है। हम लोग जो भी यूनिफॉर्म पहने, हम पार्ट ऑफ सोसाइटी थे। एग्जाम से पहले हम उस साइड थे, एग्जाम के बाद हम इस साइड आ गए, बट अल्टीमेटली हम सोसाइटी का ही हिस्सा हैं। आप ही लोगों ने हमें ताकत दी है, आप ही लोगों ने हमें पावर्स दिए हैं कि आप सोसाइटी में डिसिप्लिन और कायदा मेंटेन करके रखें। तो हम आप ही का हिस्सा हैं, कुछ हम अलग नहीं है। यस सर। ऐसे बहुत सारे लोगों का मिसकंसेप्शन है कि IAS और IPS पैसे देकर भी बन सकते हैं, ऐसा माना जाता है, बहुत लोगों का कहना है। तो आप इन इन मिसकंसेप्शंस के बारे में नहीं, क्या ऐसा ये आप जिसने भी ऐसा मिसकंसेप्शन है, आई डोंट थिंक ऐसा मिसकंसेप्शन होना चाहिए, बिकॉज यूपीएससी हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि भारत की वन ऑफ द बेस्ट बॉडीज में से है, जहाँ पे एक सिंगल % का भी हमारे को डाउट नहीं है जहाँ पे हमारे को इस एग्जाम में किसी भी प्रकार की इशू दिखाई देता है। वो एग्जाम मैंने दिया है, सभी लोगों ने दिया है, और हमारे जितने भी दोस्त हैं, जितने बैचमेट्स हैं, सब लोग बहुत ही होनहार लोग हैं। मैं ये नहीं कहता कि जो सेलेक्ट हुए हैं वो होनहार हैं, बहुत सारे लोग होनहार आ नहीं पाते एग्जाम का प्रोसीजर के कारण, बट यूपीएससी भारत में ऐसी एजेंसी है जिस पे आप डाउट कर ही नहीं सकते। तो एक्सेप्शनल एजेंसी है जो कि बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर रही है, और हमें फक्र है कि उस एजेंसी के थ्रू हम यहाँ तक पहुँचे। ओके सर लाखों बच्चे हर साल यूपीएससी की एग्जाम देते हैं लेकिन बहुत कम उसमें से पास आउट होते हैं एंड बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जिनका लास्ट अटेम्प्ट होता है वो पास नहीं हो पाते, वो एक अलग से डिप्रेशन लेवल में चले जाते हैं, सम ऑफ देम आल्सो डू सुसाइड्स एंड ऑल। तो आप ऐसे बच्चों को कैसे मोटिवेट करेंगे? लेकिन जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया, आपको प्लान बनाना पड़ेगा। इन केस आपका नहीं होता है तो क्या, वो थॉट प्रोसेस आपका एग्जामिनेशन की तैयारी करने से पहले ही आपके दिमाग में होने चाहिए कि अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या। उस सिचुएशन को आप पहले से ही तैयार रहेंगे तो आपको बाद में मतलब अगर आपको हार मिली तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने पहले से ही सोच लिया कि नहीं हुआ तो होगा क्या, तो उसकी तैयारी कीजिए कि आपको सॉफ्टवेयर सेक्टर में जाना है, आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको दूसरा कोई एग्जाम देना है, आपके घर की पारिवारिक स्थिति कैसे है। बिकॉज आप इतने ऑप्टिमिस्टिक मत होइए इस एग्जाम में कि अगर मैं बैठा हूँ तो मैं इसको क्लीन कर ही लूंगा, मैं पास हो ही जाऊंगा। हमारे को उस कॉन्फिडेंस के साथ बैठना है, बट साथ के साथ प्रैक्टिकल भी रहना है कि इन केस मेरा नहीं होगा तो मेरे पास क्या क्या रास्ते हैं, ताकि खुदा ना खास्ता अगर आपका नहीं होता है तो आपके पास रोड क्लियर होना चाहिए कि मेरा नहीं हुआ है, अब मेरे को ये रास्ता करना है, और आप कभी भी फिर उसको आपको सेटबैक फील नहीं होगा। जी सर, आपने इतने सालों से आप सर्विस करते आ रहे हैं, एक ऐसा मोमेंट हमें बताएं कि आपको बहुत ज़्यादा वेलबींग लगा और ऐसा लगा कि मेरा ये डिसीजन यहाँ पे आने का बहुत सही था। पुलिस में आने के बाद एक्चुअली एक नहीं बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं जहाँ पे आके मेरे को बहुत अच्छा लगा। कभी कभार हम हमारी सर्विस के टाइम पे हम इतने लोगों से मिलते हैं, इतने लोगों की मदद करते हैं कि हमें पता ही नहीं रहता है। तो जब धाराशिव से मेरी बदली संभाजीनगर शहर डीसीपी हुई थी, तो उस शाम को मैं बस जस्ट ऑफिस में बैठा था, तो एक बूढ़ा इंसान मेरे ऑफिस में आया। देन मैंने उसकी शक्ल वगैरह नहीं पहचानी, वो आया, मैंने कहा बैठिए साहब। बैठने के बाद उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला कि साहब आप शायद मेरे को जानते नहीं हैं। मैंने कहा हाँ मैं आपको नहीं जानता हूँ, बट आपने मेरी मदद की थी। तो मैंने कहा साहब कौन सी मदद की थी? तो मेरे को पड़ोसी परेशान करा करते थे, आपने मेरी मदद की थी, आज आपकी बदली हुई है, ये न्यूज़ सुन के मेरे को बहुत बुरा लगा। तो आपको बस उस चीज़ का मैं धन्यवाद कहने आया हूँ कि आपके कारण मेरा परिवार अच्छे से चल रहा है। तो ये
सुन के इतना अच्छा सेटिस्फाइंग फील होता है कि हम जाने अनजाने कितने लोगों की हेल्प कर देते हैं जो कि हमें भी पता नहीं रहता। तो ये सर्विस में हर दिन हमारा ऐसा निकलता है। वो तो सिर्फ एक एग्जांपल है, हर दिन हमें किसी ना किसी की मदद कर रहे होते हैं, किसी ना किसी को किसी परेशानी से बाहर आ रहे होते हैं, और वो बहुत ही सेटिस्फाइंग होता है जो कि हमारे को प्रेरित करता है कि हमें और अच्छा करना है। अभी विधानसभा चुनाव है सर, तो जो अभी आचार संहिता एमसीसी का जो पीरियड है, तो उसमें लोग जो है पॉलिटिशियंस जो है उस कोड को ना तोड़े, इसके लिए आप सिक्योरिटी कैसे करते हैं, मतलब उसके लिए? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो वर्ड है, बेसिकली अगर आप उसके डीप में जाएंगे तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने खुद ने मिलकर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट डिजाइन किया है। ये कोई भी फोर्स नहीं किया है कि आप ये फॉलो करो। तो इनिशियली मतलब एट द आउटसेट सभी पॉलिटिकल पार्टीज उसका फॉलो करती हैं, कोई भी उसका उल्लंघन नहीं करती हैं, बिकॉज उन्होंने ही डिसाइड किया है। बट अगर वो उल्लंघन ना करे, इसलिए हमारी स्टैटिक सर्वेलेंस टीम होती है, उसके बाद QRT होती हैं, उसके बाद FST होती हैं हमारी, उसके बाद हमारी नाकाबंदीज होती हैं अलग अलग जगह पे, उसके बाद हमारा हम पुलिस स्टेशन के लेवल पर, जोन के लेवल पर, सिटी के लेवल पर अलग अलग ड्राइव्स लेते हैं हम इलीगल किसी भी एक्टिविटी के खिलाफ। तो ये सारे तरीका प्रिवेंटिव एक्शंस लेते हैं हम। किसी को एक्सटर्न करना होता है एक्सटर्न करते हैं, किसी को डिटेंशन करना होता है तो हम डिटेंशन करते हैं। अल्टीमेटली MCC लगने से इलेक्शन तक हमारा मेन पर्पस ये रहता है कि हमारा शहर कंप्लीटली पीसफुल रहे। उसके लिए जो भी हमारे से बनता है वो पुलिस उसमें प्रयास करती है। ओके सर, एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड है, तो आपको एक पिक वन करना है इसमें से। सो फर्स्ट इज वंडर प्राइम मिनिस्टर और कमिश्नर ऑफ मुंबई पुलिस। ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर। ओके, नेक्स्ट इज दाल बाटी और पूरन पोली। दाल बाटी। नेक्स्ट इज क्रिकेट और हॉकी। हॉकी। ट्रेकिंग और बीच साइड। बीच साइड। थैंक यू सो मच सर, आपने आपका इतना टाइम मुझे दिया। दर्शकों, मैं उम्मीद करती हूँ कि सर ने इतना प्रेशियस टाइम आपको दिया है और आपने बहुत कुछ सीखा होगा इसमें से। बाकी ऐसी ही वीडियोस के लिए बने रहे मेरे चैनल में। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच सर।